आज हमने पढ़ना है बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट। उसके पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, करोगे? नहीं, अच्छा कर लो। कैलकुलेट द वर्क डन in blowing a soap bubble to a radius of 1 cm the surface tension of soap solution is 2.5 into 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये है बेटा क्वेश्चन। कैलकुलेट करना पड़ा है बेटा वर्क डन। अब आपको पता है जो अभी हमने निकाला था वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट, उसी के ऊपर है। इन ब्लोविंग अ सोप बबल, मतलब वहाँ पर भी हम उसके साइज को बढ़ा रहे हैं। जैसे रेक्टेंगुलर फ्रेम में सोप बबल एक मूवेबल हमारी फ्रेम थी, उसमें भी हम उसके साइज को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हम वर्क डन करते हैं। वैसे ही एक सोप का बबल है ऐसा, उसके साइज को आप बढ़ा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो यहाँ पे भी चेंज इन एरिया हो रहा है। जैसे यहाँ पर एरिया डीए होता है, वैसे यहाँ पे भी चेंज इन एरिया डीए होगा। बात समझ में? और यहाँ पर जो सोप सॉल्यूशन लिया है उसका सरफेस टेंशन होगा टी का वैल्यू। वैसे यहाँ पे जो लिक्विड है, ये लिक्विड, इसका सरफेस टेंशन का वैल्यू आपको गिवन है 2.5 × 10 to the power -2। तो ये इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है? तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन है वो क्या किए थे आपने? T × DA कहा था, बराबर है। और इसी वर्क डन को हम एनर्जी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला लगेगा एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच का, तो यहाँ पे भी यही रहेगा। तो इसको ब्लो कराने के लिए जो वर्क डन लगेगा वही होगी इसकी एनर्जी। तो हम एनर्जी की जगह पे क्या यूज़ करेंगे बेटा? वर्क डन इज इक्वल टू T × DA। बात समझ में आ गई? तो बस कैलकुलेट कर लेना। रेडियस R 1 सेंटीमीटर और सरफेस टेंशन T कितना है बेटा? 2.5 × 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर। क्या निकालना है? वर्क डन। यहाँ पर वर्क डन लगाओगे तो वर्क डन में 2 लगाना बेटा, क्योंकि ये सोप बबल है। ठीक है, अगर वाटर के लिए बोला जाए तो 2 नहीं लगाना। ठीक है, यही बात आपको याद रखनी है। कर सकते हो ना? कर लो बेटा जल्दी जल्दी। एरिया क्या है? 4πr²। तो 4π तो रहेगा। रेडियस कितना है? सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो बेटा। पाई की वैल्यू रहेंगी 3.14। तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। बताने का मतलब यही है, बस यहाँ पे आपको टूल लेना पड़ेगा। इसके लिए कि सोप बबल होने के कारण। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। हो गया बेटा कैलकुलेशन? किसी ने किया है?
6 के आसपास आता, ठीक है ना बेटा? सिक्स के आसपास आता, बराबर है। 2 इंटू 2.5 इंटू 10 का पावर 4 इंटू 3.14 इंटू 10 का पावर -2 -2 -4। कितना है बेटा आंसर? 6.2, ठीक है। 6.2, इसका मल्टीप्लिकेशन 6.2 आया इंटू 10 का पावर -4, और वर्क डन किस में रहेगा बेटा? जूल्स में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कर लिए ना आपने? एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्या बोले? कौन सा? ये क्या लिखना है? नहीं बेटा करो ना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है ना, 1 या 2 डेसिमल तो भी लिखना पड़ेगा ना डेसिमल में, राइट? अच्छा, नया टॉपिक है बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? तो हम किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हैं, तो डालने के बाद उस कंटेनर में उसका शेप इस तरह से, या उसका शेप जो है वो इस तरह से दिखाई देता है। तो इस शेप को हम कहते हैं बेटा कॉनकेव शेप, और इसको हम कहते हैं बेटा कॉन्वेक्स शेप। और तीसरा भी एक बनता है, दैट इज प्लेन। तो ये क्यों बनते हैं, या फिर इसके बेसिस पे हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट? तो डेफिनेशन लिखो बेटा, द एंगल बिटवीन tangent to a free surface or liquid surface and a solid surface from point of contact measured inside the liquid। उसको कैसे मेजर करते हैं बेटा? इनसाइड द लिक्विड मेजर करते हैं, उसी को हम कहते हैं बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अगर हमारे पास इस टाइप का कंटेनर है, और उसमें अगर हमें आउटर सरफेस ऐसे मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा? यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होगा बेटा? इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, मतलब लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है वो सॉलिड के कांटेक्ट में आता है, और यहाँ पे सॉलिड पे कांटेक्ट में आने के बाद इसको टेंजेंट बनाएंगे। तो इस सरफेस को टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो वो परपेंडिकुलर कैसा होगा बेटा? वो परपेंडिकुलर ऐसा होगा, बराबर है कि नहीं? मतलब द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस को टेंजेंट एक तो इधर होगा नीचे या ऊपर होगा, हमने नीचे की तरफ के लेना है, क्योंकि वो जो टेंजेंट है और सॉलिड सरफेस है उन दोनों के बीच का एंगल हमें मेजर करना है इनसाइड द लिक्विड। तो इनसाइड द लिक्विड वाला ये पोर्शन आता है, तो इसलिए टेंजेंट इधर की कंसिडर करें। तो व्हाट इज द एंगल? एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। तो सॉलिड सरफेस ये है और टेंजेंट ये है,
दोनों भी एक ही डायरेक्शन से चल रहे हैं, तो दोनों के बीच का थीटा कितना हो जाता है बेटा? 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और जो 0 डिग्री देता है वो कौन सा लिक्विड देता है बेटा? प्योर वाटर देता है, जैसे कि डिस्टिल वाटर बोल सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा है बेटा, अगर कंटेनर में कॉनकेव शेप बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे ऐसा बना है, कॉनकेव शेप अगर ऐसा बनेगा तो इसका टेंजेंट कैसा बनेगा बेटा? तो ये है इसकी फ्री सरफेस, और ये लिक्विड का एक मॉलिक्यूल है जो सॉलिड के कांटेक्ट में आया है। तो वहाँ से अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करें, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू अ लिक्विड सरफेस एंड अ सॉलिड सरफेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल होगा मेजर इनसाइड द लिक्विड। तो यहाँ पर थीटा कितना दिखाई दे रहा है बेटा? लेस देन 90 दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा, और ये कौन देता है बेटा एग्जाम्पल में? डिस्टिल और टैप वाटर देता है। टैप वाटर बोलो या फिर केरोसिन बोलो, ये दोनों भी हमें थीटा लेस देन 90 देते हैं। और अगर हम बात करें थर्ड कंटेनर में, और शेप कैसा दिख रहा है बेटा? इस तरह का शेप दिख रहा है, तो बोल सकते हो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहेगा, और इसके फ्री सरफेस को बनाया हुआ टेंजेंट ऐसे होगा। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट और ये जो सॉलिड सरफेस है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है ये वाला और ये वाला। इन दोनों में से कौन सा एंगल लेना पड़ेगा बेटा? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड है। तो यहाँ पर बनेगा बेटा थीटा। तो ऑब्वियस बात है थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 90 बनता है, और ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। और ऑब्ट्यूस एंगल जनरली हमें मिलता है बेटा एग्जाम्पल के तौर पे मर्क्यूरी में। ठीक है, तो वहाँ पर तो थीटा 0 है, यहाँ पे थीटा लाई करता है लेस देन 90 डिग्री में, और यहाँ पर थीटा लाई करता है बेटा ग्रेटर देन 90 डिग्री में। क्लियर बात है? तो अलग अलग लिक्विड के लिए हमें अलग अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट मिल सकते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज नथिंग बट एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द फ्री सरफेस और टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस, जिसको आप इनसाइड द लिक्विड में मेज़र करते हो। कितने मिल सकते हैं? एक तो 0 डिग्री का मिल सकता है, लेस देन 90 वाला, ग्रेटर देन 90 वाला, और 90 वाला भी मिल सकता है। ठीक है, अच्छा 90 में कौन मिलता है बेटा? एग्जैक्टली 90 डिग्री पे अगर हम देखें तो लेट सपोज इस तरह से 90 डिग्री पे मिलता है, तो इसका जो टेंजेंट भी होता है आगे में देखेंगे, उस टाइम में थीटा आपको एग्जैक्टली 90 पे मिलेगा, और उसको हम हाइपोथेटिकल लिक्विड कहते हैं। आगे में हमें इनके शेप्स को देखना है, ये शेप्स हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा शेप ऑफ मेनिस्कस। हुआ नहीं? यहाँ पे ऐड कर लो बेटा, यहाँ पर ये प्लेन शेप देता है, यहाँ पे जो मेनिस्कस मिल रहा है कौन सा है बेटा? कॉनकेव है, और यहाँ पे जो शेप मिल रहा है बेटा वो कॉन्वेक्स है। आगे में हम जो शेप ऑफ मेनिस्कस देख रहे हैं, इसमें हमें यही शेप्स को डिस्कस करना है कि कॉनकेव मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, प्लेन मेनिस्कस कैसे बनते हैं, और 90 डिग्री वाला कैसे बनाता है। तो आगे वाला पोर्शन जो है बेटा वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
वो पेपर में आता है। ड्रॉ एक तो 2 एक साथ पूछ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए, या एक सिंगल पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए। हो गया बेटा? हो गया? चलो बेटा, शेप ऑफ मिनिस्कस में अलग अलग शेप्स देखने हमें। पहला देखते हैं बेटा कॉनकेव मिनिस्कस। कॉनकेव मिनिस्कस कौन सा था बेटा? ये है कॉनकेव मिनिस्कस। तो कॉनकेव मिनिस्कस में शेप जो है एक कटोरे के जैसा हमें दिखाई देता है। एक डायग्राम बना लो। अब बुक में डायग्राम हाफ ही दिया है बेटा, आप हाफ भी बना सकते हो या फुल भी। बुक में दिया है हाफ, तो हाफ बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो सॉलिड सरफेस है बेटा, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और यहाँ से लिक्विड जो है वो कॉनकेव शेप बना रहा है, ठीक है। तो फाइनल वाली डायग्राम बनाएंगे इसमें। ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लो, बाद में आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। समझो। ये कंटेनर है बेटा अपना, जो वहाँ पे हमने डायग्राम ली है, ठीक है। और इसके अंदर आपने लिक्विड भरा, तो पहले लिक्विड का लेवल कैसा होगा बेटा? प्लेन शेप होगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल हम देखते हैं बेटा, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला मॉलिक्यूल। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला मॉलिक्यूल के पास क्या होता है बेटा? इस मॉलिक्यूल के पास अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लो, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आने वाले जो सभी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ वो एक फोर्स बना अप्लाई करेगा। एडेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स। जब वो ग्लास के मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट में आएगा या एयर के साथ, तो वो एडहेसिव फोर्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कारण एडहेसिव फोर्स बनाएगा। सभी एडहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स जो है हमने ऐसे ड्रॉ किया है बेटा, एफ ऑफ ए। बात समझ में आई? तो जितने भी एडहेसिव फोर्सेस वो अप्लाई कर रहा है, किसके साथ? ग्लास के मॉलिक्यूल्स के साथ, और साथ ही साथ एयर के 1-2 मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसका रिजल्टेंट फोर्स बेटा ऐसे आता है, ठीक है। अब सभी इसमें हम ऐसा ही निकालेंगे एडहेसिव फोर्स। तो कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं बेटा? रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस, राइट। वैसे ही ये मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जिसका नेट रिजल्टेंट फोर्स कौन हो जाएगा बेटा? कोहेसिव फोर्स। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है, वो दोनों फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर रहा है। कौन से? एडहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स। तो इसका कोहेसिव फोर्स का नेट फोर्स हमने ऐसे ड्रॉ किया है बेटा, दिस इज द नेट फोर्स ऑफ कोहेसिव फोर्स। इन दोनों फोर्सेस का होता है बेटा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है।
इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स कैसा होना चाहिए। तो आपने रिजल्टेंट पढ़ा है बेटा, अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो एग्जैक्टली सेंटर से चलता है। अगर इन दोनों में से, जैसे ये 5 न्यूटन का है और ये 5 न्यूटन का, तो बीच से चलेगा। लेकिन अगर ये 15 या 20 न्यूटन का होता है तो ये थोड़ा सा इधर, और अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो और इधर, और अगर मैक्सिमम हो जाए तो इसके अलॉन्ग चला जाता है। तो यहाँ पर जो एडिसिव और कोएसिव फोर्सेस है, इसमें से एडिसिव बड़ा होगा बेटा, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल जो है, ग्लास के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और कोएसिव फोर्स क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो उसके कारण इनका रिजल्टेंट जो है वो एग्जैक्टली बीच से ना जाते हुए थोड़ा सा एडिसिव फोर्स की तरफ मूव हो जाता है, राइट। और अगर वो कुछ ऐसा बनता है, कौन, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्स, तो इसका टेंजेंशियल फोर्स कुछ ऐसा होगा। टेंजेंशियल मतलब इसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर जब फोर्स लगता है बेटा, तो ये क्या करता है, इस आउटर लिक्विड सरफेस को क्या करेगा, क्रिप करेगा या नीचे की तरफ दबाएगा, और यहाँ से ये ऐसे दबाने के कारण ये ऐसे बन जाएगा और ये शेप इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा जो शेप है कॉनकेव, ये पहले ऐसा था, ठीक है, अब क्या बन जाएगा, इस तरह से बन रहा है। तो कॉनकेव शेप बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, एडिसिव एंड कोएसिव फोर्सेस। एडिसिव फोर्स लग रहा है बेटा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, और कोएसिव फोर्स लग रहा है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, कि डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने के कारण लगने वाला जो परपेंडिकुलर फोर्स है या टेंजेंशियल फोर्स है वो आउटर सरफेस को क्रिप करता है, और इसके कारण हमें कॉनकेव शेप मिलता है। समझ में आ गई बात, इसी को हमें लिख के लेना है। प्रोसेस समझ में आया बेटा। तो आपने क्या कंसिडर करा हुआ है यहाँ पे,
ये डायग्राम बेटा इम्पोर्टेंट है, डायग्राम ड्रॉ करना और ये पॉइंट लिखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आया तो 2 मार्क्स के लिए एक आता है, ठीक है। अगर 2 शेप आते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिला के तो 3 मार्क्स के लिए आते हैं बेटा। बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक बात याद रखनी है कि ये रिजल्टेंट ऑफ एडेसिव और कोएसिव फोर्सेस के कारण बनता है। हो गया? यादव जी वो दोनों सो क्यों गए? बुखार आया है, उनको दवाखाने में भर्ती कर दो। अब इसी पे थोड़े चेंजेस करके हम कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएंगे बेटा। रोज की पढ़ाई रोज करो, ठीक है। मतलब रोज की पढ़ाई रोज करेंगे तो आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे बेटा सिलेबस कंप्लीट होने तक पेपर के लिए, है ना। और अफवाहों पे विश्वास नहीं रखना है, मैंने पहले ही दिन बताया था। इधर से कुछ मिल जाएगा, उधर से कुछ मिल जाएगा, देख के लिखेंगे, ये सब कुछ नहीं होता है ना। सब सेंटर्स कैसे होते हैं? स्ट्रिक्ट होते हैं। बोर्ड्स की पढ़ाई अभी से ही थोड़ा थोड़ा करते रहो बेटा। एंट्रेंस का पढ़ रहे हो लेकिन इसको भी थोड़ा 1-2 घंटे देते जाओ सभी सब्जेक्ट्स के लिए। समय ही नहीं है ना, समय ही नहीं है, समय की कमी है। क्या बोले? अच्छा, सोएंगे कब? ठीक है बेटा। अच्छा, ये समझ में आया क्या? कितने जनों को समझ में आया बेटा? यादव जी को पकड़ के वेरी गुड। सेकंड वाला आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा। तो कौन की जगह पे क्या करेंगे बेटा? कॉन्वेक्स कर लो। ये एक करेक्शन है। डायग्राम थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, डायग्राम बहुत सारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपका मेनिस्कस है कॉन्वेक्स में बना लो। कॉन्वेक्स में कैसा बनता है बेटा? कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। बाद में फोर्सेस लगा लो। कौन से फोर्सेस होंगे बेटा इसके? एक होगा एडेसिव फोर्स, मतलब रिजल्टेंट एडेसिव फोर्स की बात कर रहे हैं, राइट। एक होगा कोएसिव फोर्स, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे होगा बेटा? इन दोनों का रिजल्टेंट कोहेसिव की तरफ होगा, ऐसे। समझ में आई क्या बात? और रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर होगा एफ ऑफ टी, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो आपका शेप है बेटा वो सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर हम जो लिक्विड ले रहे हैं वो मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी का जो डेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा,
तो यहाँ पे बनने वाला एफ ऑफ सी और यहाँ पे बनने वाला एफ ऑफ ए में ये एफ ऑफ सी ज़्यादा होगा कि नहीं? अगर एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ ए होगा तो रिजल्टेंट एफ ऑफ सी की तरफ होगा और उसका परपेंडिकुलर ऐसा होगा जिसके कारण यहाँ का लिक्विड जो है वो ऊपर उठ सकता है थोड़ा सा फोर्स अपर लग के। सो कंसिडर अ लिक्विड, वाटर की जगह पे क्या करना है बेटा? मर्क्यूरी कर लो। इनसाइड अ कंटेनर, वो पॉइंट तो सेम ही रहेगा, उसका भी एक मॉलिक्यूल होगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा, जिसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एडिसिव और कोएसिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जिसका नेट फोर्स एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी हमने डायग्राम में ड्रॉ करा हुआ है। यहाँ पर एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन सी की जगह पे क्या बन जाएगा बेटा? एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए बनेगा। सो द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस, है ना? अच्छा, यहाँ पे रिजल्टेंट में आपने एफ ऑफ सी करा है बेटा, पहले कि इसमें एफ ऑफ आर कर लो, क्योंकि रिजल्टेंट क्या होता है? एफ ऑफ आर होता है। सो द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस एफ ऑफ आर विल मूव टुवर्ड्स एफ ऑफ ए की जगह पे लिखना है बेटा, कौन हो जाएगा? एफ ऑफ सी। ये एफ ऑफ सी की तरफ मूव करता है। सो द परपेंडिकुलर फोर्स टू दिस रिजल्टेंट विल क्रीप की जगह पे क्या करेगा? मूव करेगा ऊपर के डायरेक्शन में। मूव द आउटर सरफेस, डाउनवर्ड की जगह पे थोड़ा अपवर्ड लिख लो। हेंस वी गेट अ कॉनकेव की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा? कॉन्वेक्स शेप। एकदम इजी है। तो थोड़े बहुत चेंजेस हमें यहाँ पे करने पड़े बेटा, और आपकी डायग्राम थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये दोनों अगर मिलके पूछें तो 3 मार्क्स के लिए होंगे, सिंगल पूछेंगे तो 2 मार्क्स के लिए होंगे। नेक्स्ट शेप है बेटा ओके। आप एक काम कर सकते हो, उतनी जगह छोड़ दो बेटा और करेक्शंस कर लो। हो गया लिख के? अच्छा, अपनी लैंग्वेज यूज़ करो बेटा, लिखने के टाइम में ज़रूरी नहीं है, आप अपने मन से भी इसमें चेंजेस कर सकते हो। समझ में आया है वैसे लिखो।
ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज इधर उधर हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सिर्फ डायग्राम सही होना चाहिए और जो ड्रॉ किए हुए जो फोर्सेस है वो सही होने चाहिए। पॉइंट्स में भला ही आप जितनी सिंपल भाषा में लिख सकते हो लिखो, बस उसको समझ में आए कि आप कहना क्या चाहते हो, है ना। आगे चलते हैं बेटा थर्ड शेप की तरफ। कॉनकेव कॉन्वेक्स के बाद आता है बेटा प्लेन मिनिस्कस। तो प्लेन मिनिस्कस बनता है तो डायग्राम में चेंजेस हो जाएंगे बेटा। यही कंटेनर होगा और प्लेन मिनिस्कस में आपका सरफेस जो होगा वो प्लेन बनेगा, ऐसे ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कौन से एग्जाम्पल में होता है ये? प्योर वाटर में होता है। तो इसमें भी एफ ऑफ ए लगेगा एडिसिव फोर्स और एफ ऑफ सी लगेगा कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ आर की तरफ, जिसके कारण इसका एफ ऑफ टी जो है वो ऐसा बनेगा, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया बेटा। प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर की डेंसिटी कम होगी। तो ऐसे कंडीशन में जब आप एक कंटेनर में डिस्टिल वाटर लोगे तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रहने वाला मॉलिक्यूल है जिसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एडिसिव और कोहेसिव दोनों फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेगा, जिसमें नेट एडिसिव एफ ऑफ ए होगा और नेट कोहेसिव एफ ऑफ सी होगा। अब इन दोनों में से एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी में कौन बड़ा होगा? तो एफ ऑफ सी डिस्टिल वाटर होने के कारण या प्योर वाटर होने के कारण की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी टैप वाटर के कंपैरेटिवली, इसलिए अप्रोक्सीमेटली ये लगभग एफ ऑफ ए के नज़दीक होगा। इसका मतलब हम ड्रॉ करते समय एफ ऑफ ए के अक्रॉस ही उसको ड्रॉ करेंगे और इस एफ ऑफ ए का परपेंडिकुलर जो है वो कैसा चलेगा बेटा? अलोंग द सरफेस चलेगा। तो इसको ना ये क्रिप करेगा और ना ही ऊपर उठाएगा, जिसके कारण उसका आउटर सरफेस कैसा बन जाएगा? प्लेन सरफेस बन जाएगा। तो दिस विल बी द फाइनल डायग्राम। तो बस इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। कंसिडर अ लिक्विड, मर्क्यूरी की जगह पे कौन होगा बेटा? मर्क्यूरी की जगह पे कौन होगा? डिस्टिल वाटर लिख लो। Inside a container, the molecule at point of contact whose sphere of influence experience adhesive and cohesive force and whose net force f of a and f of c are as shown in the diagram. डायग्राम में ड्रॉ करे हुए हैं, जिसमें f of a और f of c में कौन बड़ा हो जाएगा बेटा? देख सकते हो एडिसिव फोर्स इज मोर ग्रेटर देन एफ ऑफ सी होगा बेटा, जिसके कारण यहाँ पे चेंज कर देंगे। एफ ऑफ एडिसिव इज मोर ग्रेटर देन एफ ऑफ सी। अच्छा, जो हाईलाइट करता हुआ दिख रहा है बेटा उसको अंडरलाइन कर देना, वही देखेंगे चेक करने के टाइम में। इन अ मैग्नीट्यूड द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्स दैट इज एफ ऑफ आर विल मूव टूवर्ड्स द एफ ऑफ सी की जगह पे क्या कर देंगे? मूव अलोंग एफ ऑफ सी कर देंगे। अलोंग एफ ऑफ सी नहीं, अब के बार क्या होगा बेटा? ये एफ ऑफ ए हो जाएगा। मतलब एडिसिव नेट जो एडिटिव फोर्स है उसके अलोंग रहेगा और इसका परपेंडिकुलर फोर्स टू दिस रिजल्टेंट विल मूव क्या करेंगे यहाँ पे? So the perpendicular force to this resultant will be कैसा है बेटा? Along the solid surface है बेटा।
और अलोंग द सॉलिड सरफेस होने के कारण हमें वो जो टेंजेंशियल फोर्स है ना उसको ग्रिप करेगा नीचे की तरफ और ना ही उसको ऊपर उठने देगा, तो उसी के कारण हमें क्या मिलेगा बेटा, हेंस वी गेट प्लेन मेनिस्कस। बस तो उसके कारण हमें यहाँ पे प्लेन मेनिस्कस मिलता है। चेंजेस समझ में आए थोड़े थोड़े? और लास्ट है बेटा एक चौथा, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। चलो फोर्थ रहेगा बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि यहाँ पे जो आपका कंटेनर है इसमें ये जो एफ ऑफ टी है वो कुछ ऐसा लगना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा बेटा 90 डिग्री बनाएगा। तो शेप कैसा रहेगा, प्लेन ही रहेगा, बस आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होगा। सेम डायग्राम रहेगी बेटा, शेप भी प्लेन ही रहेगा। जो एडेसिव फोर्स है एफ ऑफ ए है ना, ये ऐसा लगेगा, और इसका एफ ऑफ सी जो है वो एग्जैक्टली 45 डिग्री पे रहेगा। इसका रिजल्टेंट रहेगा बेटा एफ ऑफ आर अलोंग द सरफेस, और टेंजेंशियल फोर्स रहेगा अलोंग द लिक्विड सरफेस। ठीक है, तो टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो कंसीडर अ लिक्विड। अब ऐसा जो लिक्विड है बेटा वो आइडियल लिक्विड ही देता है, सो कैसा लिक्विड कंसीडर करना पड़ेगा बेटा, कंसीडर आइडियल लिक्विड। या हाइपोथेटिकल लिक्विड कहेंगे।
ब्रैकेट में लिखो बेटा आइडियल लिक्विड या हाइपोथेटिकल लिक्विड इनसाइड अ कंटेनर, उसका भी मॉलिक्यूल सेम एडिसिव और कोहेसिव फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेगा। और जो एफ ऑफ सी होता है बेटा वो एग्जैक्टली यहाँ पर 45 डिग्री बनाते हुए चलता है लिक्विड के साथ, ठीक है। यहाँ पे ना एफ ऑफ ए बड़ा है ना एफ ऑफ सी बड़ा है। इसका जो रिजल्टेंट है वो ऑलवेज कैसे चलता है बेटा, अलोंग द सरफेस चलता है, अलोंग द सरफेस ऑफ द कंटेनर। उनका जो रिजल्टेंट है मूव अलोंग द सरफेस ऑफ द कंटेनर, और उसका जो परपेंडिकुलर फोर्स है टू दिस रिजल्टेंट विल अलोंग द सॉलिड सरफेस की जगह पे क्या करना पड़ेगा बेटा, will along the outer surface of liquid उस लिक्विड के आउटर सरफेस के अलोंग होगा। हेंस we get plane meniscus with angle of contact नाइन्टी डिग्री। कितना बनाता है बेटा, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। इसमें 2-3 कंडीशन है। यहाँ पे हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये जो एफ ऑफ ए मॉलिक्यूल है बेटा यहाँ पे, ये है कोहेसिव फोर्स सी और इसको बोलेंगे हम पॉइंट पी और इनका रिजल्टेंट जो है वो है आर, ठीक है। वही डायग्राम है, बस इसमें नोटेशंस बुक में दिए वैसे लिखे हैं। एडेसिव फोर्स को उसने पी से रिप्रेजेंट किया है, कोहेसिव फोर्स को सी से और रिजल्टेंट को आर से, उसका टेंजेंशियल टी होगा। ये ऐसे चलेगा इस डायरेक्शन में टी। यहाँ पे एक रिलेशन बताया है AP इज इक्वल टू AC/√2। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो शेप आपको प्लेन मिनिस्कस देता है, ठीक है। अगर AP इज ग्रेटर देन AC/√2 की वैल्यू अगर दे तो आपको ये एक्यूट एंगल देता है, और AP इज लेस देन AC/√2 की वैल्यू अगर दे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल देता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशंस याद रखना बेटा। AP इज इक्वल टू AC/√2। AC मतलब कौन है बेटा, यहाँ पर AC रिप्रेजेंट कर रहा है AC कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स के मैग्नीट्यूड को अगर हम √2 से डिवाइड करें और AP मतलब एडिसिव फोर्स, दोनों का वैल्यू अगर सेम आता है तो वो प्लेन मिनिस्कस देगा। मतलब एडिसिव फोर्स इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स। AC/√2 की वैल्यू कोहेसिव फोर्स को √2 से डिवाइड करके वैल्यू जो आएंगी वो एडिसिव से अगर ज़्यादा हो, मतलब एडिसिव की ज़्यादा हो तो कॉनकेव मिनिस्कस देगा, एक्यूट एंगल देगा। और इसमें AC/√2 का वैल्यू अगर ग्रेटर देन AP हो, मतलब एडिसिव फोर्स लेस हो जाए
और ये मुहूर्त तो हमें ऑब्ट्यूज एंगल देगा। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर।